सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह आदेश दिया था कि आपने कोलकाता केस के बारे में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है, उस इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट आपको 22 अगस्त को हमको दिखानी होगी। तो सीबीआई ने 22 अगस्त को ये स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दिखाई है। हालांकि अगर हम केस की बात करें तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी चालू है और यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसका स्टेटस रिपोर्ट ही अभी जो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। अब इस केस का जो स्टेटस रिपोर्ट है वो स्टेटस रिपोर्ट एक सील पैक लिफाफे में जस्टिस के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इसे बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगते हैं। काफ़ी देर तक स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद फिर से उस स्टेटस रिपोर्ट को उसी लिफाफे में पैक कर दिया जाता है और फिर से सील कर दिया जाता है और फिर से सीबीआई को यही सौंप दिया जाता है। इसके बाद कुछ सवाल भी जस्टिस ने सीबीआई से किए थे, जिसमें एक सवाल मेन ये था कि जो प्रिंसिपल है और बाकी का जो 4 जूनियर डॉक्टर है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके जवाब में सीबीआई ने ये कहा था कि अभी तक उनका टेस्ट नहीं हो पाया है क्योंकि अभी तक कोर्ट से मंजूरी नहीं मिली है। तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से तुरंत ही उसकी मंजूरी दी जाती है और फिर अभी इसका जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो अब होने वाला है। अब जब इन चारों का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तो हो सकता है काफ़ी सारी ऐसी जानकारी बाहर आ सकती है जिसके बारे में अभी तक कुछ पता ना चला हो या तो फिर ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद थोड़ी चर्चा और होती है इस केस के ऊपर, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस के लिए अगली तारीख दी जाती है। अगली जो तारीख है वो 5 सितंबर की है। 5 सितंबर के दिन इस केस की अगली सुनवाई होगी और सीबीआई को अपनी जो बाकी की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो भी इस दिन आपको जमा करानी होगी। तो ये थी पूरी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। अब दोस्तों हम बात करते हैं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि आखिर सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या-क्या जांच की है और कौन-कौन सी चीज़ उन्होंने पता की है। तो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो वो वहाँ पर टोटल 3 चीज़ों पे काम कर रही है। पहला है इसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके ऊपर, दूसरा है वहाँ के सीसीटीवी कैमरा की पूरी फुटेज के ऊपर, तीसरा जो है वो है इस लड़की के फोरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर। फोरेंसिक रिपोर्ट की काफ़ी दिनों से इंतजार हो रहा था और फाइनली सीबीआई के पास वो फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और फोरेंसिक रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा खुलासा हो चुका है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे कि इस लड़के के साथ आखिर उस रात क्या हुआ था और उसके साथ रेप हुआ था या तो फिर गैंग रेप हुआ था। तो अगर हम फोरेंसिक रिपोर्ट की बात करें, साथ ही डीएनए प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस लड़की की मौत का जो कारण बताया गया है वो है रेप एंड मर्डर का। तो कहने का मतलब ये है कि इस लड़के के साथ किसी एक ही आदमी ने रेप किया था, इसके साथ किसी भी तरह का गैंग रेप नहीं हुआ था क्योंकि इस लड़के की जो डीएनए प्रोफाइल है उसमें एक और डीएनए प्रोफाइल मिली थी और सिर्फ एक ही डीएनए प्रोफाइल मिली थी और वो जो डीएनए प्रोफाइल मिली है वो एक आदमी से मैच होती है और वो आदमी कोई और नहीं है, वो है संजय रॉय। तो फोरेंसिक रिपोर्ट से एकदम साफ हो जाता है कि इस लड़के के साथ जो रेप की घटना हुई थी वो रेप संजय रॉय ने किया था। अब दूसरी बात है सीसीटीवी कैमरा की। तो सीसीटीवी कैमरा को जब इसकी फुटेज को चेक किया गया तो वो जो तीसरी मंजिल पे जो हॉल है वहाँ पर संजय रॉय के अलावा 4-5 लोग और भी आते जाते दिखते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर वहाँ पर 4-5 लोग और भी दिख रहे हैं तो उनके ऊपर शक क्यों नहीं हो रहा है और क्यों वो लोग इसमें शामिल नहीं है। तो इस सवाल का जवाब भी सीसीटीवी फुटेज में ही मिल गया था। जब इस सीसीटीवी फुटेज को और ज़्यादा से ज़्यादा खंगाला गया, दूसरे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया, तो वहाँ से जो लोग गुजरे थे वही लोग 2 या 3 मिनट के बाद दूसरे कैमरे में कैद हो गए थे। कोई किसी हॉल में गया था, कोई किसी रूम में गया था, कोई किसी के मरीज़ के पास गया था। इस तरह से जितने भी लोग उस रास्ते से निकले थे वो किसी न किसी जगह पे गए हुए पाए गए थे सीसीटीवी कैमरा में। तो इससे ये बात साबित होती थी कि जो बाकी के जो भी लोग थे वो लोग वहाँ पर उस सेमिनार हॉल में नहीं गए थे, लेकिन किसी और जगह पर तुरंत ही चले गए थे। तो इस वजह से उन लोगों का वहाँ पे पाया जाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब बाकी बचता है संजय रॉय। तो संजय रॉय जब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ उसके बाद 40 मिनट तक दूसरे किसी भी कैमरे में वो कैद नहीं हुआ था। 40 मिनट के बाद वो फिर से वहाँ से वापस निकलता हुआ दिखता था। तो इससे ये साबित होता है कि वही एक था जो 40 मिनट तक उस सेमिनार हॉल के अंदर गया था और उसी ने सारा ये काम किया था। साथ ही उसका जो ब्लूटूथ नेकबैंड वहाँ पे गिर गया था वो भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सबूत बन के सामने आया था क्योंकि वही ब्लूटूथ उसके मोबाइल के साथ तुरंत कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ से एक बात साफ होती है कि यहाँ पर ये जो भी सारा चीज़ हुई, जो भी पूरी घटना हुई, वो घटना पूरी संजय रॉय ने ही अंजाम दिया था। बाकी अब इसमें आगे और पता ये करना है कि क्या किसी के कहने पर वो वहाँ पे गया था या अपने आप से वहाँ पे गया था। और शायद यही वजह है कि जो प्रिंसिपल है और बाकी के जो 4 जूनियर डॉक्टर है उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। अब उनके पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद शायद पता चल जाएगा, अगर कोई राज वो छुपा रहे हैं या तो फिर कोई ऐसी बात वो छुपा रहे हैं जो कि उन्होंने नहीं बताई है, तो हो सकता है वो पॉलीग्राफ टेस्ट में खुलकर वहाँ पर आ जाएगी। तो ये थी सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, आपके नज़र में क्या लगता है कि क्या संजय रॉय ही एक कातिल है या तो फिर कोई और भी इसमें शामिल है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें।